नमस्कार दोस्तों इंडिया के इसरो ने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अभी आप लोगों ने रिसेंटली चंद्रयान 3 लैंडिंग देखी, आदित्य L1 मिशन देखा, तो अपने आप में इसरो जो है बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल साबित हुआ है इंडिया के लिए। पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पार्को को लेके। मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों ने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा स्पार्को का, तो आप लोगों को बता दूं, जैसे इंडिया का इसरो है वैसे ही पाकिस्तान का स्पार्को है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। ये है स्पार्को की फुल फॉर्म, और इसरो की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो भले ही स्पार्को इंडिया के इसरो से 9 साल पहले बनाए 1961 में, और इसरो बनाए 1969 में, उसके बाद भी आज के टाइम पे स्पार्को को कोई नहीं जानता। आप लोगों ने भी शायद पहली बार ही नाम सुना होगा, इससे पहले आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा। और आज के टाइम स्पार्को को इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है दुनिया के ऊपर। और वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो को दुनिया भर से कांग्रेचुलेशंस मिल रही हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की अभी रिसेंटली, चंद्रयान 1 लोगों ने भेजा, ठीक है, चंद्रयान 2 भेजा था, उसके बाद आदित्य L1 मिशन भेजा। मतलब इसरो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सक्सेसफुल साबित है। तो ऐसा क्या हुआ स्पार्को के साथ कि इन्होंने इंडिया से पहले अपना एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, उसके बाद भी आज के टाइम पे एक फेलियर साबित हुआ। और अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने अपने टाइम पे, यानी कि 1961 में इनकी पूरी स्पेस एजेंसी जो है इसका सेटअप किया गया था। उसके बाद 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया राभार-1 के नाम से, और इस एशिया की 3rd कंट्री बन गया जिसने ऐसा कोई ये मिशन लॉन्च किया था, जापान और इजराइल के बाद। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे एशिया की 3rd सबसे अच्छी स्पेस एजेंसी आज के टाइम पे कोई उसे जानता भी नहीं है। आज के टाइम अगर आप इसे गिने तो आज यहाँ पे वर्स्ट स्पेस एजेंसी के लिस्ट में आप लोग उसका नाम देखेंगे। तो ऐसा आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की ज़रूरत। चांद जो है वो नज़र आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। तो दोस्तों स्पार्को की स्थापना 1961 में हुई, और उस टाइम पे ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। अब अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे थे तो अमेरिका की नासा ने और US एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इन लोगों को, और इसी वजह से इन्होंने अपना पहला रॉकेट राभार-1 लॉन्च किया था। आप लोगों को इनके रिलेशंस के बारे में पता होगा कि जो एक तरह से आप लोगों को याद होगा कि रशिया ने हम लोगों को जो अटैक करने वाला था अमेरिका के साथ मिलकर, पाकिस्तान भी शामिल था, तो ये उसी टाइम की बात है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के और अमेरिका के बहुत अच्छे रिलेशन देखने को मिल रहे थे। तो उस टाइम पे अमेरिका की नासा ने पाकिस्तान को हेल्प किया था। और उसके बाद अब हमारी इसरो सेटअप होती 1969 में, और उसके जस्ट 1 साल बाद 1970 में हम अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं आर्यभट्टा-1, जो कि रशिया लॉन्च करता है। हम लोग रशिया की हेल्प से अपनी ये पूरी सैटेलाइट जो है इसको लॉन्च करते हैं। और इसके 20 साल बाद यानी कि 1990 में पाकिस्तान अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये पहला रॉकेट निकालने में इतना जल्दी कर दिया। इंडिया से ही पहले इन लोगों ने अपना 1962 में ही अपना रॉकेट भेज दिया, उसके बाद सैटेलाइट को भेजने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये देखिए, तो इसका मैं पूरा बताऊंगा। तो ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, और इसमें बहुत सारे जो है फैक्टर्स काम किए हैं इन लोगों के। देखिए, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल प्लंज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, उसके बाद फिर मिलिट्री जनरल्स इनके बहुत ज़्यादा तख्ता पलट कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं है, ठीक है, उठा के अपनी सरकारी उलट पुलट कर दी। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर एक मेजर फैक्टर देखने को मिलता है इनका एटॉमिक बॉम्ब का। अब देखिए, एटॉमिक बॉम्ब का फैक्टर ये है कि इन्हें चुल मची थी एटॉमिक बॉम्ब बनाने की उस टाइम पे। तो इन्होंने जो है अपना पूरा फोकस उठा के, मतलब अपना जो स्पेस एजेंसी है उस पर अपना फोकस डाल के इन्होंने अपना पूरा एटॉमिक बॉम्ब बनाने में फोकस कर दिया। और वहीं पे इन्होंने जो इनका डिक्लाइन है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इनके उस टाइम के प्रेसिडेंट ज़िया-उल-हक ने स्पार्को का पूरा उस टाइम का बजट उसको बहुत कम कर दिया था, जिसके बाद उस पूरे बजट को, उस पूरे पैसे को, उस पूरे जो टेक्नोलॉजी है उन सबको इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लगा दिया। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब इंडिया जो है, इंडिया फोकस करता है अपनी ग्रोथ पे कि हम आगे बढ़ने चाहिए, और वहीं पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि इंडिया को किस तरह से नीचे गिराया जाए। मतलब खुद को नहीं उठाएंगे, दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए आज इनकी ये हालत है। और अगर इनकी हालत की बात कर ही लेते हैं तो इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 1990 में, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मतलब याद रखिए थोड़ी, ये जो सन है, जो ये ईयर्स हैं, इनको थोड़ा एक बार देखिए। 1990 में इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की। उसके बाद इन्होंने 2011 में, आप लोग खुद देख सकते हैं, करीब 21 साल बाद अपनी जो है सेकंड सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो भी चाइना की हेल्प से। इन्होंने देखो पहली सैटेलाइट जो है वो चाइना की हेल्प से लॉन्च की थी, मतलब खुद कुछ नहीं करना है। पहला जो है इन्होंने अपना जो कोलैबोरेशन किया था नासा के साथ, ठीक है, अमेरिका के साथ। उसके बाद अमेरिका से रिलेशंस ख़राब कर लिए, उसके बाद फिर इन्होंने जो है चाइना की हेल्प ली। और देखिए, चाइना की हेल्प लेने वाला जो पाकिस्तान है ना, वो पहला कंट्री बना है।
मतलब इससे पहले जो है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे कभी किसी ने भरोसा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पहला देश बना जिन्होंने एक तरह से चाइना के ऊपर अपनी जो डिपेंडेंस शो दी थी। और जो इन्होंने अपनी दूसरी सैटेलाइट लॉन्च की 2011 में, उससे पहले हम एक मिशन कर चुके थे, लूनार मिशन, यानी कि चांद का मिशन, चंद्रयान-1 आप लोगों को याद होगा 2008 में हम लोगों ने किया था। तो इससे पहले इनकी एक सैटेलाइट लॉन्च होने से भी पहले हम लोग अपना एक लूनार मिशन कर चुके हैं। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसरो जो है कितना ज़्यादा आगे है। और वहीं पे इनके यहाँ पे आप लोगों को आए दिन जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगता है इनकी कंट्री में। मिलिट्री जनरल का ये जो पॉइंट है ना, ये एक सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जब से इनका देश आज़ाद हुआ है एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिस हमने पूरा जो 5 साल का टेन्योर है उसे पूरा किया हो। कहीं ना कहीं जो इनकी प्रेसिडेंट है, इनकी डेथ हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कोई जो मिलिट्री जो शासन आ जाता है इनकी कंट्री में, ठीक है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं इनके जो प्राइम मिनिस्टर है इनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक 5 साल की पूरी टेन्योर इन्होंने कंप्लीट की हो। तो एक बहुत ज़्यादा इनस्टेबल कंट्री है जिसके ऊपर मतलब एक तरह से रिलाय करना बहुत ही इम्पॉसिबल है मैं कहूँगा। और वहीं पे अगर आप देखते हैं, देखिए अब पाकिस्तान की और इंडिया की मैं आपको कोई रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये है इसरो और ये है सुपारको, ठीक है। अब इनकी अगर आप चेयरपर्सन की लिस्ट देखें, मिलिट्री जनरल की मेयर की बात कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे यहाँ ये देखिए यहाँ पे एस सोमनाथ है, ठीक है, एस सोमनाथ। अब देखिए अगर हम अपने यहाँ के चेयरमैन की बात करें जो कि इसरो के चेयरमैन है, तो आप लोगों को सबसे पहले विक्रम साराभाई देखने को मिलेंगे, ठीक है, PhD इन कॉस्मिक रेज, ठीक है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए। उसके बाद फिर आप लोगों को ऐसे ही के सिवान देखने को मिलेंगे, एस सोमनाथ देखने को मिलेंगे जो भी प्रेजेंट में भी है। तो आप लोगों को ये जितने भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि राधा कृष्णा, ठीक है, जी माधवन साहब, तो ये जितने भी आप लोग देखने को मिलेंगे एक से एक एजुकेटेड इंसान है। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने BSc कर रखी है इंजीनियरिंग से, PhD कर रखी है, ये भी PhD है, इन्होंने मास्टर्स कर रखी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एक से एक मतलब ब्रिलियंट आप लोगों को चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, जिसका नतीजा है कि आज इसरो इस स्थान पर है, ठीक है। पर इन्होंने क्या, इन्होंने एजुकेशन पर कभी ध्यान दिया ही नहीं है। इनका तो बस वही है कि बस लाठी दो और बस। तो देखिए अब पहला इन लोगों का अगर आप सुपार को देखें, जब इन्होंने बिल्कुल अपना सेटअप किया था 1961 में, तो उस टाइम पे इनके पहले जो चेयरपर्सन थे वही एक काबिल इंसान थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो ये जो आप लोग देखने को मिलेंगे PhD फिजिक्स कैम्ब्रिज, इनका भी वही है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए PhD कर रखी थी इन्होंने फिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर आप इनकी लिस्ट देखें ना, तो उसके बाद से इनके जितने भी आप लोगों को जो लीडर्स देखने को मिलेंगे, चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, वो सारे मिलिट्री लीडर्स देखने को मिलेंगे जो वही BSc कर रखी है। और नॉर्मली समझिए देखिए BSc कर रखी है, वो भी जो है अगर आप एज ऑफिसर जाएँ तो आप लोग BSc जो है मैंडेटरी होती है। ये देखिए मेजर जनरल अमीर, ठीक है, उसके बाद ये भी मेजर जनरल, ये भी मेजर जनरल राजा हुसैन, तो मतलब ये आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। और जितने भी आप लोग देखने को मिलेंगे सारे BSc वाले ही हैं, ना इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ऐसा कुछ इन्होंने हासिल कर रखा है या कुछ भी नहीं कर रखा है। और BSc की बात तो ऐसी है कि अगर आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को जो है ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी होती है। अगर आप लोग जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो आप इंडिया से ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे आप लोगों को जो है BSc जो ग्रेजुएशन है वो प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप जैसे और भी किसी एंट्रेंस जाते हैं, CDS से जाते हैं, FCAT से, तो ग्रेजुएशन वो तो सिर्फ मैंडेटरी होता ही है। तो मतलब ग्रेजुएशन तो इनके लिए ज़रूरी है ही। आप लोग इन्हें एक तरह से बिल्कुल ही अनएजुकेटेड इंसान कह सकते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं होगी अगर आप इतनी बड़ी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है। और वहीं पर अगर आप इसरो की देखें तो देखिए एजुकेशन जो है बहुत बड़ा एक मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान वाले नहीं समझ पाते हैं। तो खैर हम क्या ही कर सकते हैं, अभी हम लोग उस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसा लाल रंग का बटन आ रहा होगा यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, यहाँ पे लाइक का ऑप्शन आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसरो का जो है राइज ये कैसे स्टार्ट हुआ। इसरो के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत देख लिया पाकिस्तान का, वो तो एक मतलब फेलियर है पूरी दुनिया के लिए, तो उसके बारे में तो बात क्या ही करना, हम इसरो की बात करते हैं। अब देखिए इसरो से पहले आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, जो इसरो का नाम है वो इनकॉसबार था, INCOSBAR, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। अब इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। आप लोगों को पता होगा जो विक्रम साराभाई है उन्होंने एक तरह से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी जवाहरलाल नेहरू जी से, तो उन्होंने जो है 1962 में इसकी स्थापना की थी, जो कि एक तरह से DAE के अंडर था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक अलग से ब्रांच नहीं थी, बल्कि इसी डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को इनकॉसबार भी देखने को मिलता था। पर 1961 में इनकॉसबार को कर दिया गया इसरो, ISRO इसरो, जो आज के टाइम पे आप लोग सुनते हैं, और इसको DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से बिल्कुल अलग कर दिया गया।
और डायरेक्ट इसको जो है प्राइम मिनिस्टर के अंदर कर दिया गया, यानी कि इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। डायरेक्ट ये जो है इसरो अपना जो रिपोर्ट है वो पीएम को, खुद पीएम को सेंड करेगी। अब देखिए ये जो है एक डायरेक्ट टच जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं कहूँगा कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी गवर्नमेंट के अंडर रहती है तो वो अपना प्रॉपर 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती है। अब अगर आप इसरो के ऊपर देखें तो इसरो के ऊपर बहुत कम इन्फ्लुएंस था, सिर्फ पीएम का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए आज के टाइम में जो आप इसरो की जो इतनी बड़ी सक्सेस देख सकते हैं हमारी कंट्री में, तो वो आप लोग इसीलिए देखने को बनती है। और बाकी अगर आप और फील्ड्स की बात करें तो उसमें आप लोग गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को बनता है। अगर आप नीचे स्तर की बात कर लें, सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, तो उसके बाद आके ये जो है ये एक बॉडी ऑपरेट कर पाती है। तो इसीलिए आप लोगों को इसरो की आप लोग एक ग्रैंड सक्सेस का एक राज कह सकते हैं इसको। इसरो के बनने के बाद बहुत सारे अचीवमेंट किए इसरो हैं, पर मैं आप लोगों को कुछ मेजर अचीवमेंट गिनाना चाहूँगा, जो कि 1975 हम लोगों ने अपनी आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की थी रशिया की हेल्प से। उसके बाद फिर हम लोगों ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 2008 के अंदर, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन प्लान किया था, जिसमें हम लोगों ने ये बहुत ही कम बजट के अंदर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम बजट के अंदर ऑलमोस्ट 800 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 800 करोड़ की लागत के अंदर हम लोगों ने अपना जो मार्स का जो ऑर्बिटर मिशन है वो मार्स के ऊपर पहुँचाया था। यानी कि मार्स की ऑर्बिट में हमने अपनी सैटेलाइट भेजी थी सिर्फ 800 करोड़ के बजट में। और दुनिया का पहला कंट्री बना था जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऊपर मिशन किया था, और ये हम बात करते हैं 2014 की। तो ये है इसरो। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राउड करिए कि इंडिया के बाद इसरो है, ये वही बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होती है। उसके बाद अगर आप बात करें चंद्रयान 2, तो खैर ऑलमोस्ट मतलब फेल ही हो गया था, ऑलमोस्ट कहूँगा पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। मैं आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि चंद्रयान 2 जो है पूरा फेल नहीं हुआ था, जो उसका आधा मिशन है वो पूरा हो गया था, सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग में गड़बड़ी आई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पर तीन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आप बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 आप लोग 2023 में मिशन देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ग्रैंड सक्सेस था। मतलब चांद के साउथ पोल पे लैंड करना कोई एक आसान काम नहीं है। इंडिया जो है पहला कंट्री बना है जो कि चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग की है जिसने। और इसके बाद हम बात करते हैं आदित्य L1 मिशन जो कि 2023 में हुआ है, ठीक है। ये भी जो है सन के ऊपर भेजा गया था, आप लोगों को शायद पता हो, मैंने वीडियोस भी बनाई है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल को तो आप लोगों ने वीडियोस भी देख रखे होंगे। बाकी ये जो सारी वीडियोस है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा इसके, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखनी है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और इसके बाद ये जो है अचीवमेंट हम कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम लोग जो है बहुत सारी और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्लान कर रहे हैं गगनयान मिशन हुआ, उसके बाद फिर हम लोग MOM-2 मिशन प्लान कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारे मिशन हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको अंतरिक्ष में भेजने के लिए। तो मतलब आप लोगों को इसरो का भी बहुत ही ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी इसरो यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है इसरो की। अभी इसरो को बहुत कुछ अचीव करना है। और वहीं पे अगर आप लोग देखें कि जो आर्यभट्टा सैटेलाइट है, और खैर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि एक जो है 2017 में हम लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको ब्रेक किया था। खैर मैं कहूँगा 104 सैटेलाइट को एक साथ स्पेस में भेजने का, मतलब हम लोगों ने 104 सैटेलाइट जो है एक ही साथ स्पेस में भेजी थी। तो ये जो है ये है इसरो। और अगर आप बात करें कि चलो ठीक है इसरो तो हो गया, अब सोपार्को का गया है, तो देखिए मैं कहूँगा सोपार्को अभी जो है 2040 के यानी कि 2040 के मिशन पर लगा हुआ है। इनका काम है जो कुछ सैटेलाइट्स हैं इनको ऊपर भेजना। तो खैर देखते हैं आगे 2040 तक ये क्या करते हैं, वो आने वाले टाइम में टाइम बताएगा। और खैर अगर आप बात करें कि आज के टाइम पे हम लोगों का बहुत सारे रॉकेट्स हैं जो कि इसरो ने अपने मतलब पूरी मेहनत के साथ, जो हम लोगों ने एक जो साइकिल से जो एक रॉकेट भेजा था, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें साइकिल के ऊपर जो है जो रख के ले जा रहे हैं और जो तार के पेड़ से उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ से लेके आज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने पहले SLV बनाया, ASLV बनाया, ठीक है, PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV जियो सिंक्रोनस और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV Mark 3 बनाया, ऐसे जो Mark 3 वर्जन है जो कि बहुत ज़्यादा एक हाई पेलोड को कैरी करके ले आ सकता है। चंद्रयान 3 में हम लोगों ने इसी का यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आज के टाइम पर रीयूजेबल रॉकेट बना दिया है, ठीक है। अगर देखिए रीयूजेबल रॉकेट जो है एक नई टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोगों ने ये जो है नहीं पता क्या होता है, ठीक है, तो अभी इसरो ने जो है इसकी टेस्टिंग की थी, ठीक है, एयरफोर्स ने भी हेल्प की थी। तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी नीचे मैं लिंक डाल दूंगा उसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी आप लोगों को देखनी है देख लेना, ठीक है। पहली हम लोगों ने सैटेलाइट आर्यभट्ट रशिया की हेल्प से लॉन्च की थी। हमारे पास प्रॉपर एक लॉन्च व्हीकल नहीं था, पर आज के टाइम पे आप लोगों को इंडिया के पास एक से अच्छा एक लॉन्च व्हीकल देखने को मिलता है।
तो देखिए ये है इसरो की सक्सेस। तो मैं कहूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इसरो, और अपना जो ये जो एक फेज स्टार्ट किया है, एक एरा स्टार्ट किया है इसरो ने, वो अपना एक एरा जो बनाए रखे और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एक वो तरक्की करे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो, वीडियो समझ में आई हो, एक स्पार्को और इसरो के बीच में कंपेरिजन समझ में आया हो, पाकिस्तान की एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी, अगर इसरो और स्पार्को के बारे में आप लोगों को जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए यहाँ पे, और नीचे आप लोग इसरो के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।